नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि एचपीयू ने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था और उसके बाद रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। फाइनली मेरिट लिस्ट भी आ गई, लेकिन अभी मेरिट लिस्ट आए हुए भी बहुत टाइम हो गया है। लेकिन एचपीयू के द्वारा ये क्लियर नहीं की गया है कि आखिर काउंसलिंग कब होगी। काउंसलिंग की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट एचपीयू के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर एचपीयू काउंसलिंग कब करवाएगा। कब तक एचपीयू की काउंसलिंग आ सकती है, या काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, काउंसलिंग प्रोसेस के बाद एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो उस पूरी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आपको पसंद आएगी, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे पता चलेगा कि काउंसलिंग कब आएगी और ऑथेंटिक, और आपको पता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एडमिशन टेस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग शेड्यूल और उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वो चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला 5 के द्वारा जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। उसमें शेड्यूल में प्रोसीजर डिटेल्ड वाइज आपको बताया गया है कि काउंसलिंग कैसे करनी है। और काउंसलिंग करने के लिए आपको पता है कि और नोटिफिकेशन जो है वो आपकी एचपीयू की वेबसाइट पे आएगी। वहाँ पे आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने बोला है कि आप टच में रहिएगा एचपीयू की वेबसाइट से, ताकि आपको पता चल जाए कि काउंसलिंग कब होनी है। लेकिन आपको बार बार एचपीयू की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेक कर लूँगा और जैसे भी काउंसलिंग की कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको अपडेट दे दूँगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें काउंसलिंग सिस्टम में आपको पता चलेगा कि अवेलेबल सीट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कितने कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। वो तो आपको प्रोसीजर में भी मैंने बता दिया है, वीडियो में मैंने बता दिया है कि इस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट कितनी सीट्स हैं, वो मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको पूरा बताया जाएगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग में कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। उसके अलावा आप जो है वहाँ पे सीट्स जो है भर सकते हैं जब आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, और आपकी जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होगी वो मेरिट की बेसिस से भी होगी। ठीक है, जो एंट्रेंस टेस्ट में आपने मार्क्स लिए हैं उसके बेस पे जो आपकी मेरिट तैयार की है, उसी बेस पे आपकी जो है आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी। ठीक है, candidates placed in the merit list are advised to read the counseling related information carefully and understand the course of action to be taken by the concerned counseling authorities for appearing in the online counseling। तो ये वही बता रहे हैं कि आपको जो बताई गई हैं ना जो लिस्ट है, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो हम इस वीडियो में करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि गवर्नमेंट में नंबर फ़ोन कितना उठाते हैं या उनको क्या पता होता है। ठीक है, तो आप उसकी ओर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी आपको वीडियो में पता चल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके काउंसलिंग के लिए होनी चाहिए और कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। In case the result of qualifying examination are declared on the day of counseling, then the counseling will be conducted as per the prescribed schedule। तो इसमें होता है कि कुछ कैंडिडेट्स का अगर रिजल्ट क्लियर नहीं है, कुछ दिक्कत है, रिजल्ट में क्लियर नहीं हो पाया काउंसलिंग के टाइम पे, हालांकि सभी का हो गया होगा क्योंकि इतनी लेट काउंसलिंग कर दी है, लेकिन फिर भी स्टिल भी अगर किसी के काउंसलिंग में रिजल्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपकी जो काउंसलिंग है वो उसी टाइम पे तय समय पे ही होगी। लेकिन बाद में एडमिशन आपका तभी होगा जब आप क्लियर जो अपना रिजल्ट है वो क्लियर कर पाते हैं, उसके बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका एडमिशन नहीं होगा जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और आपकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो बताया गया है 55 या 45 जितनी भी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है एडमिशन होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है, उनका एडमिशन हो ही जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं। The admission to all the government and private self-financing educational institutions colleges will be made on the basis of merit of the B.Ed entrance test, and no candidate will be allowed to take admission beyond the merit of the said entrance exam। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि आपका जो गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आपका एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट बेस्ड ही होगा, और किसी कैंडिडेट्स को इसके अलावा एडमिशन नहीं मिलेगा। जो मेरिट में जिनका नाम नहीं है उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इरेगुलरिटी फाउंड होती है इस अकाउंट पे तो जो कॉलेज ऐसा एडमिशन करवाएगा फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, अदरवाइज मैं सच बताऊं, आपको बेसिक ग्राउंड पे बताऊं, ऐसा होता नहीं है। जिनके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी होता है उनका भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, जब सीट्स खाली रहती हैं तो एडमिशन ये कर लेते हैं। ठीक है,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज वाले कर लेते हैं। गवर्नमेंट में तो हालांकि कोई सीट्स खाली नहीं रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे एक नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी मान लो इन केस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है, तो यूनिवर्सिटी जो है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला सकती है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए शिमला जाना पड़ सकता है, ठीक है। उस केसेस में अगर बाई चांस टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको बाई चांस, वैसे होगा नहीं, अगर बाई चांस अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, जिस टाइम पे आपकी काउंसलिंग या एडमिशन होगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, एक तो आपके प्रिंट आउट होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, दूसरा आपका बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी एरिया कंसर्न का होगा उसके द्वारा इशू किया होना चाहिए वो, ठीक है। अगर जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो एचपी स्टेट में नहीं है, उन्हें भी अपना बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, जो तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्लेम कंसिडरेशन सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो देखिए 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा उसमें मतलब इशू में टाइम नहीं होना चाहिए, जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट। बाकी के लिए ये नहीं है, लेकिन जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, उसका जो इशू किया होगी, इशू डेट होगी वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद +2 सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसी के साथ अलग सर्टिफिकेट। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट जो भी ज्वाइन करी थी। उसके अलावा अगर वो नहीं है, अगर आपका गैप है, तो फिर वहाँ पे तहसीलदार या एसडीएम से, जो भी एरिया कंसर्न एसडीएम है, वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो आपको अपने वेबसाइट से डाउनलोड किया था वो होना चाहिए आपके पास, और अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग फ़ी लगेगी 200 रुपये। ये ऑफलाइन केसेस में है, जो भी मैंने बताई हैं जो चीज़ें जो है ये ऑफलाइन केसेस में ज़रूरत पड़ेंगी। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको 500 रुपये फीस लगती है और उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑनलाइन होती है, वो घर से बैठे हो जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, ठीक है। उसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, और जिसमें गैप होता है थोड़ा सा। और अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको पसंद नहीं आता है, अगर आप उससे बेहतर कॉलेज चाहते हैं, उसके लिए आप सेकंड काउंसलिंग में ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फीस आपकी एक बार ही लगती है 500 रुपये, दूसरी बार आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसी के बेस पे आप 3 काउंसलिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाई चांस ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होता है कि आपको तीनों काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिलती है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में एक ओपन काउंसलिंग के भी बुलाया जाता है। उसमें आपको जिन जिन कॉलेज में सीट से खाली रह जाती है उन कॉलेज में आपको सीट वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो उस केसेस में आपका एडमिशन हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके कम मार्क्स भी होते हैं वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं, तो उनका वहाँ पर भी एडमिशन हो सकता है अगर बाई चांस कोई सीट खाली रह जाती है, ठीक है। जो जनरली रह जाती है कुछ कॉलेज में जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे 200 सीट्स हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो वहाँ पे जिनके कम मार्क्स हैं उनका भी एडमिशन हो जाता है। जिनमें मेरिट लिस्ट में नहीं मिलता है, काउंसलिंग में एडमिशन जिनका नहीं होता है बाई चांस, क्योंकि सभी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट मिलता नहीं है, और जो आप प्राइवेट एक ट्राई किया होता है अपने उसने, क्योंकि 3 ही कॉलेज भरने की ऑप्शन होती है, 2 आप गवर्नमेंट भर देते हैं, तीसरा आप एक प्राइवेट भरते हैं, उसमें आपको सीट नहीं मिलती है। तो इस कारण क्या है, कई बार कुछ अच्छे मार्क्स होने में भी आपको एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर आपको ओपन काउंसलिंग में उसके बाद जो है एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर जो भी ये हमारे लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल के लिए, जो भी जिस कॉलेज का होगा उस प्रिंसिपल के लिए, कि जो आप एडमिशन करने से पहले आपको पूरी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कैंडिडेट की, जो भी प्रोस्पेक्टस में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपके काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद बीएड कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो प्रिंसिपल कंसर्न होंगे वही चेक करेंगे, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सिटी चेक नहीं करेगी कि आप उसमें, अगर प्रिंसिपल मना करता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, है ना। तो उस तरीके से है ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ये भी कॉलेज के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। और ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव टू कम्पीट अमंगस्ट दियर ओन कैटेगरी सब कैटेगरीज। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जिसमें कि आप जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपनी जो कैटेगरी आपने, जो सब कैटेगरी जो आपने भरी है उसके बीच ही आपको कम्पीट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जनरल में हैं और आपने EWS में भर दिया है, तो EWS में मेरिट हाई जा रही है, तो आप चाहेंगे कि आपको जनरल में ले लें आप, ताकि उसमें मेरिट कम जा रही है, तो ऐसे नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा EWS वालों से, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने मान लीजिए कि आपने PWD में भरा है, या फिर आपने
किसी और कैटेगरी में भरा है तो उसमें क्या है, उसमें मेरिट हाई जा रही है, लेकिन आपकी जो मेन कैटेगरी है उसमें मेरिट लो जा रही है। तो आप चाहें कि आप उसमें जो जिसमें मेरिट लो जा रही है वहाँ पे ट्राई कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म में जो कैटेगरी भरी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। आप ऐसे कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उस टाइम पे। और दूसरी बात ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब जनरल कैटेगरी वाले मार्क्स हैं अगर आपके, तो फिर आप एग्जॉस्ट नहीं करेंगे रिजर्व कैटेगरी वाले मार्क्स को, ठीक है, तो आपको जनरल वाली कैटेगरी की सीट ही मिलेगी, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में लिस्ट ही मिलेगी, लेकिन आपकी जो एंटाइटल्ड जो चीज़ें हैं आपको वो सारी मिलेंगी, ठीक है, बस सीट्स आपको जनरल कैटेगरी में मिलेगी, ठीक है। हाउ एवर द अलॉटमेंट विल बी मेड कॉलेज वाइज, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, अगली जो नोटिफिकेशन है हमारी उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और सब कैटेगरी, वो भी सही बात है, जो सब रिजर्व कैटेगरी होंगी उसमें भी उनको मेन कैटेगरी में वो अपनी, मतलब अगर मेन कैटेगरी में उनको लिस्ट मिलती है, सीट मिलती है, तो फिर वो आपकी जो है जो सब कैटेगरी है उसको आप एग्जॉस्ट नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ए कैंडिडेट विशिंग टू बी कंसिडर फॉर ए रिजर्व सीट शैल इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म स्पेसिफाई ओनली वन कैटेगरी ऑफ रिजर्व सीट फॉर विच ही इज अप्लाइड फॉर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजर्वेशन सीट मिले तो आपको अपनी रिजर्व सीट आपको वो कैटेगरी वो भरी होनी चाहिए आपकी, जिसमें आप अप्लाई किया है उसी में मिलेगी, ठीक है। बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। इशी विल नॉट बी परमिटेड टू चेंज कैटेगरी वंस इंडिकेटेड इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म। तो वही बात है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कैटेगरी भरी हुई है वो बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो आपने भरी हुई है वही चलेगी आपकी, ठीक है। अब आपके मेरिट दूसरे में कम जा रही है तो आपसे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट नोटिफिकेशन है जो हमारी, ये पढ़ लेते हैं जो भी है। Save as otherwise provided unfilled seats from the reserve category, sub-reserve category will be treated as vacant, and when the required number of the candidates are not found eligible as per the provisions of the prospectus, and the same will be added to the main category of the respective sub-reserve categories, and then in the general category as the case may be. Provided that in case of SC/ST categories, the seats would be intertransferable if eligible candidates are not available in the either of category. देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अब SC/ST कैटेगरी वाले हैं या किसी और कैटेगरी वाले हैं, सब कैटेगरी वाले हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी सीट्स पूरी नहीं होती हैं इन द केस, मतलब अगर मेरिट लिस्ट में उतने बंदे ही नहीं हैं, मतलब 45 से कम मार्क्स हैं बाकी कैंडिडेट्स के, और 45 से कम है या 47 से कम है या 53 से कम है, जिनसे जो भी मेन आपकी कंसर्न कैटेगरी है, और उसमें वो सीट्स पूरी नहीं होती हैं, है ना, खाली रह जाती हैं वो सीट्स। तो उसमें क्या होगा, वो सीट्स फिर वो सीट इंटर ट्रांसफरेबल हो जाएंगी, मतलब दूसरी कैटेगरी में मिल जाएंगी, जो दूसरे बंदों को मिल जाएंगी, जो दूसरी सब कैटेगरी वाले होंगे, मतलब SC से OBC में चल जाएंगी, OBC में भी नहीं मिलती है तो फिर जनरल में चली जाएंगी, जनरल ट्रीट किया जाएगा फिर उनको, ठीक है। तो जनरल वालों को मिल जाएगी वो सीट्स, अगर बाई चांस कोई खाली रह जाती है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि खाली रह जाए, ठीक है। कॉलेजेस में खाली रह जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में खाली नहीं रहेगी, गवर्नमेंट सीट खाली नहीं रहेगी, वो सभी में पूरी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लास्ट में कुछ नोट दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। तो ये वही बताया कि अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज एक बार ले लिया ना, ठीक है, तो आप फिर उसे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरे प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएंगे, जो आपको काउंसलिंग में मिलेगा आप उसी में ले जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जब कोई कॉलेज मिलता है, अगर आपको ट्राई करना है कोई बेहतर कॉलेज के लिए, तो सेकंड में के लिए ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि क्योंकि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया कि फिर वो वही कॉलेज मिलेगा आपको, फिर दोबारा आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, ठीक है। और दूसरी बात, इन द काउंसलिंग प्रोसेस द डिसीजन ऑफ द एडमिशन कमेटी शैल बी द फाइनल एंड बेंडिंग टू ऑल कंसर्न। तो ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद थर्ड नोट है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स चेंजेस इफ एनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड CTE। मतलब वही नॉर्मल चेंजेस अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो कर सकती है काउंसलिंग प्रोसेस में, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने आपको काउंसलिंग प्रोसीजर और एडमिशन प्रोसेस पूरा आपको बता दिया कि किस किस तरीके से होता है। कुछ चीज़ें बच गई हैं, आपको हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है वो भी बता देंगे, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। जब HPU की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है, अपडेट आती है कि कब काउंसलिंग होगी, उसके बाद हम आपको उसके बारे में भी अवगत करा देंगे कि किस किस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, कैसे कैसे होगी, ठीक है। तो उस तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। बाकी अगर मैं अपनी आइडिया की बात करूँ कि काउंसलिंग अपडेट कब तक आ सकता है, कब तक हो सकती है काउंसलिंग, देखिए ये HPU है, यहाँ पे आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा था चलो 1 वीक में नहीं तो 2 वीक में आ जाएगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो चुका है ना, काफ़ी समय हो गया है मेरिट लिस्ट आए हुए, लेकिन HPU की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अपडेट HPU को दे देना चाहिए कि 15 दिन बाद होगी या 1 वीक बाद होगी, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, वो हमारा हक है, हमें जानना चाहिए। आई थिंक हमें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग कब होनी है, ऐसे अंधेरे में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैं अपने आइडिया की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मतलब विद इन 10 डेज़ आई थिंक अपडेट, कोई ना कोई अपडेट HPU की तरफ से आ जाएगा विद इन 10 डेज़, है ना।
मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आप श्योर तो हो नहीं सकते। बाकी अगर आपका किसी का कोई एचपीयू में अधिकारी है, वाकिफ़ है, जानकारी का अधिकारी है, तो वो अगर पता कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी आई डोंट थिंक कि मैं कोई ज़्यादा आपको नॉलेज दे चाहूँगा इस बारे में। मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर एचपीयू का कोई अपडेट आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं अपनी ओर से मेल कर दूंगा, अगर उनका कोई रिवर्ट आता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनारियो है ना, आगे काउंसलिंग का। लेकिन मेरे ख्याल से आप 8-10 दिन तक वेट कीजिए, मेरे ख्याल से कोई ना कोई एचपीयू अपडेट करेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई कंसर्न है, या फिर आपको क्या लगता है कि एचपीयू को अपडेट कब तक देना चाहिए, है ना। एचपीयू के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।